हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज के हम बात करेंगे क्लास 12th प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 13। यहाँ पर क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी में हम स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स। मतलब क्लास 11th में, 10th में, 9th में हमने क्या पढ़ा था, हम ये स्टार्ट करते हैं। पहले क्लास 11th में हम क्या पढ़ के आए हैं उसे रिवाइज करेंगे आज पहले। इसके बाद हम क्लास 12th का फर्स्ट टॉपिक कंडीशन प्रोबेबिलिटी की तरफ पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास 11th का नहीं आता उसके लिए हमें रिवाइज करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी आती है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वीडियो का जो ये वाला पार्ट है जितना भी यहाँ बताऊंगा मैं, अब उसे स्किप कर सकते हो। अगर आपको क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी नहीं आती है तो आप यह पार्ट जरूर देखिएगा, वरना आगे कंडीशन प्रोबेबिलिटी आपको समझ में नहीं आएगी। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्लास 12th का कंडीशन प्रोबेबिलिटी, आपको समझ में नहीं आ पाएगी वो। ठीक है, चलिए पहले हम बेसिक समझते हैं। हम शुरू करते हैं क्लास 7th, 8th, 9th, 10th सभी का शुरू करते हैं। क्योंकि आपको अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की है तो आप लोग पता होगा क्लास 7th से प्रोबेबिलिटी आ रहती है आपकी। 7th में इसकी स्टार्टिंग हो जाती है, फिर 8th में कुछ नया आता है, 9th में कुछ नया, फिर 10th में कुछ नया। ऑलमोस्ट सब में ऐसे नया तो नहीं कह सकते, सब में सब एक जैसा चलता है। सभी क्लास में इसके बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक फॉर्मूला है इसका, और कुछ इवेंट्स हैं, वो हमें यहाँ क्लास 12th में रिवाइज करने हैं बस। फिर उसके बाद कंडीशन प्रोबेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। ऑलमोस्ट ये पार्ट हमारा 15 to 20 मिनट का हो सकता है, ज़्यादा का भी हो सकता है। क्योंकि अगर मैं इसके क्वेश्चन लगाऊंगा सभी क्लास मतलब सभी लेवल के क्वेश्चन अगर हम लगाएं क्लास 11th के, 10th के, 9th के या 8th 7th के, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लगभग वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है। फिर कंडीशन प्रोबेबिलिटी फिर आएंगे हम। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 11th। जैसे ही मैंने बताया मैं अभी क्लास 7th to 11th लेने वाला हूँ, बट मैंने सिर्फ क्लास 11th लिखा है क्योंकि क्लास 11th में एकदम बेसिक से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करी है। क्लास 7th से स्टार्ट करी थी प्रोबेबिलिटी इन्होंने। ठीक है, 12th में तो एकदम नया कॉन्सेप्ट है कंडीशन प्रोबेबिलिटी, पता भी नहीं क्या होता है ये। एक जब तक हमें वो हम जब पढ़ पाएंगे जब हमें ये पता होगा क्लास 11th तक का बेसिक आपको पता होगा। प्रोबेबिलिटी होती क्या है ये समझ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी हमारा एक अलग ही वर्ड है मैथ्स में, एक सबसे नया वर्ड है आपके लिए। क्लास 7th में जब आते हैं एकदम नया वर्ड सुनने को मिलता है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है अगर हम बात करें इन इंग्लिश अदर वर्ड्स में, इंग्लिश में मीनिंग है इसका, वो हम बोल सकते हैं पॉसिबिलिटी, या फिर पॉसिबिलिटी याद कर लेते हैं, या फिर होता है एक वर्ड हमारा चांस, या और एक वर्ड हम यूज करते हैं अनसर्टेनिटी। मतलब ये कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे जो हम यूज करते हैं, मतलब जो हम कुछ यूज करते हैं डेली लाइफ में अपनी, कि इस चीज़ की होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, कि इस चीज़ की होने की पॉसिबिलिटी कम है, इसके होने के चांस ज़्यादा है, इसके होने के चांस कम है। ठीक है, तो ये सब क्या है, किसी भी चीज़ का होने के चांस होना, प्रिडिक्शन करना। हाँ, एक और बोला मैंने, प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्शन। ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। सारे के सारे वर्ड्स किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में जो हम वर्ड्स यूज करेंगे वो हम ये वर्ड यूज करते हैं डेली लाइफ में। प्रोबेबिलिटी क्या करती है, वो बताती है आपको किसी भी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी बताती है। ठीक है, प्रिडिक्शन करना बताती है, चांस, आंसर। बात एक ही, सारे वर्ड्स का मीनिंग सब सेम है, सारे सिनोनियम है प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी, द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, द मेजर ऑफ चांस, द मेजर ऑफ प्रिडिक्शन, मेजर ऑफ पॉसिबिलिटी। यानी किसी भी इवेंट समझते हैं, इवेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के होने का चांस, प्रेडिक्शन, पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी है। किसी भी चीज़ का, किसी भी इवेंट के होने का हम मेजर करें, किसी भी इवेंट का हम मेजर करें तो उसका होने का चांस कितना % है हमें पता लगाएं, तो वो प्रोबेबिलिटी है। क्लास 7th में हम प्रोबेबिलिटी ऐसे स्टार्ट करते हैं, 9th में ऐसे स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। और फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अभी कहते हैं टॉस हो रहा हो दो टीमों के बीच, टॉस होने के लिए क्या करते हैं, कॉइन टॉस करते हैं टॉस करने के लिए। अब टॉस होने के लिए हम क्या करते हैं, कॉइन टॉस करते हैं। तो कॉइन पे दो चीज़ें होती हैं, एक हेड या फिर टेल हो सकता है दूसरा, एक हेड और दूसरा टेल। मान लीजिए आपने कॉइन टॉस करा तो हेड आएगा या टेल आएगा। आप प्रेडिक्शन कर सकते हो कि हेड आएगा या टेल आएगा, बट आप कंफर्म नहीं कह सकते हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, कंफर्म नहीं कह सकते आप। ठीक है, अब मान लीजिए आप कंफर्म कब कह सकते, आप मान लीजिए दो टीमें कौन कौन सी हो सकती हैं। अब IPL सब बच्चे देखते हैं, टीवी पे आता है, तो कोई भी मैच हो गया, IPL के अलावा वर्ल्ड कप हो गया, किसी भी टीम का मैच हो गया, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, कोई मैच हो गया, हर मैच में टीवी पे आप देखते हो कि टॉस करते हैं पहले
कि पहले कौन खेलेगा, पहले कौन सी टीम खेलेगी, पहले टॉस करते हैं उसके लिए। तो कई बार क्या करते हैं, मतलब कुछ लोग कहते हैं टॉस ये टीम जीतेगी, तो वो कैसे कहते हैं, उनका प्रीवियस रिकॉर्ड के बेस पर वो प्रेडिक्शन करते हैं कि टॉस ये टीम जीतने वाली है। ठीक है, तो प्रेडिक्शन करने का मतलब क्या होता है कि हम पिछला रिकॉर्ड देख करके हम प्रेडिक्शन करते हैं या मेजर करते हैं। मेजर क्या करते हैं, अनसर्टेनिटी या पॉसिबिलिटी। तो यही हमारी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्लियर हुआ। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी या द मेजर ऑफ प्रेडिक्शन, मेजर ऑफ पॉसिबिलिटी या मेजर ऑफ चांस, मेजर ऑफ, कितने सारे वर्ड लिखे हैं, 4 वर्ड लिखे हैं, सब आप कुछ भी बोल सकते हैं इनमें से। ठीक है, अब जैसे इंग्लिश में कई बार हम वर्ड यूज करते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं मे बी, एक वर्ड यूज करते हैं विल बी। ठीक है, तो मे बी वर्ड हमारा आता है कि हम कंफर्म नहीं कर रहे कि ऐसा होगा। ठीक है, इट मे बी हैड, इट मे बी टेल, इट विल बी टेल, इट विल बी हैड, यानी हैड आएगा ही आएगा, विल बी मतलब हैड आएगा ही आएगा, मतलब हमें पता है हैड आएगा, बट ऐसा होता नहीं है कि हमें पता हो हैड आएगा। वो तो बहुत कम चांस है, हमने कहा हैड आ गया, वो हैड आ गया, वो तो बहुत कम चांस में होता है। बट ज़्यादातर केस में हम कहते हैं इट मे बी हैड, में हैड आ भी सकता है, हैड नहीं आया तो टेल आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो रिलेट करते हैं इस वर्ड को, प्रोबेबिलिटी को। समझ में आ रहा है प्रोबेबिलिटी कैसे रिलेट होती है इन वर्ड्स के साथ। चलिए अब एक डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की छोटी सी, फिर एक बेसिक फॉर्मूला जो आप लोग सब जानते हो, क्लास 7th 8th 9th में या 10th 11th में पढ़ के आए हो। तो क्या इसकी डेफिनेशन क्या है हमारी इसकी, वो देखते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन क्या रहेगी प्रोबेबिलिटी की, ये रहेगी आपकी द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, या चांस लिख देते हैं, आसान वर्ड है, द मेजर ऑफ चांस। ठीक है, और सारे वर्ड लिख सकते हो आप चाहो तो, और वर्ड लिख लो, प्रेडिक्शन या पॉसिबिलिटी। ठीक है, और ये ना कॉमन ही, ये सारे वर्ड का मीनिंग सेम रहेगा, चांस, प्रेडिक्शन, पॉसिबिलिटी, या फिर एक वर्ड और सबसे खास वर्ड कौन सा, अनसर्टेनिटी। ठीक है, द मेजर ऑफ चांस, प्रेडिक्शन, पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी की लिंक किसकी, किसी इवेंट की, ऑफ एनी इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ध्यान से समझना प्रोबेबिलिटी क्या है। ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन मैंने 4 वर्ड यूज करेंगे, चांस, प्रेडिक्शन, पॉसिबिलिटी या अनसर्टेनिटी, किसी इवेंट की पता लगाना प्रोबेबिलिटी है। अब इवेंट का मतलब क्या होता है, ये समझते हैं इवेंट का मतलब क्या होता है। इवेंट का मतलब क्या होता है, इवेंट मतलब जो भी चीज़ हमारे आसपास हो रही है सब इवेंट है। कॉइन टॉस करना इवेंट हो गया। ठीक है, या फिर और क्या कर सकते हो आप, किसी भी अगर आप क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, किसी भी बच्चे को सिलेक्ट करना, एक एक्सपेरिमेंट, ये क्या हो गया, एक इवेंट हो गया। ठीक है, या फिर मान लीजिए कुछ बच्चों के मार्क्स आए क्लास में, हाईएस्ट मार्क्स वाले बच्चों को सिलेक्ट करना इवेंट हो गया। या फिर अब हम प्रेडिक्शन, हम इवेंट चूज कर सकते हैं, डाई थ्रो का नाम ने एक कि 6 आना, 1 आना, या हमने कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स, उसमें एस चूज करना, सी इवेंट है। तो सारे इवेंट हैं, किसी भी इवेंट की चांस या प्रेडिक्शन या पॉसिबिलिटी का मेजर करना, इसका मेजर करना अनसर्टेनिटी का, वो क्या है, आपका प्रोबेबिलिटी है। अब इसका बेसिक फॉर्मूला क्या पढ़ते थे हम क्लास 9th में, 10th में या 8th में या 7th में। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है आपका, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये कहाँ, क्लास 7th से लेकर के 11th तक ये फॉर्मूला चला हमारा। क्लास 7th में फॉर्मूला यूज करते हैं, बट 11th में इसका ये इतना बड़ा नहीं लिखते, कुछ उसका मतलब चेंज रहता है, मतलब लिखने का जो वे चेंज रहता है। फॉर्मूला सेम रहेगा 7th से 12th, बल्कि आगे तक इस सब सारे क्वेश्चन इसी बेस्ड हैं, बट आगे जाकर लिखने का इसका वे हम चेंज कर लेंगे। अभी बताएंगे क्या लिखने का वे क्या होगा इसका। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज करा है, आउटकम्स। ठीक है, आउटकम क्या होते हैं ये समझते हैं। आउटकम यहाँ पर एक वर्ड यूज करा, आउटकम क्या होते हैं, जब भी कोई इवेंट होता है उस इवेंट को होने के कुछ आउटकम्स होते हैं। हमने कॉइन टॉस करा, जब कॉइन टॉस करेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो जो हेड और टेल है वो क्या आउटकम्स हैं, वो क्या है
आउटकम्स। जब हमने कॉइन टॉस करा, कॉइन टॉस करने के बाद जो हेड और टेल आने वो हमारे आउटकम्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स। अब मान लीजिए आपने कॉइन टॉस करा, कॉइन टॉस करने आप चाहते हो कि हेड आ जाए, तो हेड क्या हो गया, हेड हो गया फेवरेबल इवेंट्स, फेवरेबल आउटकम। और टोटल आउटकम कितने हैं, कॉइन में टोटल आउटकम होंगे हेड और टेल, दो आउटकम बने, तो जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो आपकी 1/2 हो गई। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपकी, 1 कॉइन टॉस करने के बाद हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2 हो गई। ये आपने पढ़ा है क्लास 7th to 11th, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूले से हम ये सब निकाल सकते हैं। तो फेवरेबल आउटकम क्या होते हैं, वो आउटकम जो हमें चाहिए होते हैं, जो हमारे फेवर में होते हैं। टोटल मतलब जो भी चीज़ें होती हैं वो सब टोटल में आती हैं। आपने 1 डाई थ्रो करा, अगर 1 डाई थ्रो करते हो तो टोटल आउटकम कितने हैं, 6 होंगे। 1 2 3 4 5 6, क्यों डाइस में से 6 नंबर होते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका नंबर मोर देन 3 आ जाए, मोर देन 3 में क्या क्या आएगा, 4 5 6, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी, प्रोबेबिलिटी रहेगी आपकी 3/6, ठीक है। तो ये सारे यहाँ क्या हुआ, जब फेवरेबल आउटकम मोर देन 3 थे, 4 5 6, टोटल आउटकम 6 हैं, तो यहाँ 3/6 करके 1/2 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का, मतलब बेसिक डेफिनेशन हो गई है। अब समझने की कोशिश करते हैं इवेंट्स क्या होते हैं आगे, और कुछ वर्ड्स जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला आएगा हमारा नेक्स्ट क्या आने वाला है यहाँ वो देखते हैं। शॉर्ट में फॉर्मूला क्लास 11th में फॉर्मूला क्या हम पढ़ते हैं, FPE। पी का मतलब क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। यहाँ से प्रोबेबिलिटी बोलते थे कि क्लास 7th में या 8th में 9th 10th इवेंट की कोई बात नहीं करता, बुक में होते हैं बट हम बात नहीं करते, बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होती है इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, इवेंट क्या, जो भी चीज़ें हमारे आसपास होने से इवेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा NE/NS। अब ये क्या चीज़ है, ये समझते हैं, ये क्या चीज़ है, NE/NS क्या है ये, S फॉर होता है सैम्पल स्पेस। यहाँ जो S है, ये एक वर्ड, नया वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, आइए एक्सप्लेन करते हैं क्या है ये, पहले समझ लो और लिख लो। और E का मतलब यहाँ पर क्या है, E मतलब है इवेंट, ठीक है। अब NS क्या है, NE क्या है, जब का NE है वो क्या होगा, नंबर ऑफ आउटकम इन इवेंट, नंबर ऑफ आउटकम इन इवेंट और नंबर ऑफ आउटकम इन सैम्पल स्पेस, ठीक है। N फॉर नंबर, बताना कि उसमें कितनी चीज़ें हैं। जैसे आपने क्लास 11 में चैप्टर सेट, वहाँ क्या करते थे, वहाँ लिखते थे वर्ड ऑफ NA, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A। इसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट E, नंबर ऑफ एलिमेंट इन S मतलब क्या होगा, सैम्पल स्पेस, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट एंड NS क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। और यहाँ जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं इनको समझते हैं कि ये है क्या। आज हम बात इसकी करेंगे, पहले सैम्पल स्पेस क्या होता है, ठीक है। सैम्पल स्पेस क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। सैम्पल स्पेस क्या होता है, डेफिनेशन क्या है इसकी, क्या कहता है ये। सैम्पल स्पेस क्या होता है, किसी भी इवेंट में, मतलब किसी भी जब हम कोई भी इवेंट करते हैं उसके जो टोटल आउटकम्स आते हैं वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या है, द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन एनी इवेंट आर लिस्टेड इन अ ब्रैकेट आर सैम्पल स्पेस। मान लीजिए आपने क्या करा, कॉइन टॉस करा, एक कॉइन टॉस करोगे तो क्या क्या आएगा, हेड आएगा और टेल आएगा। तो हमारे हेड और टेल है, जो हेड और टेल है इन्हें ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। ये बन गया आपका एस, सैम्पल स्पेस ऑफ टॉसिंग अ वन कॉइन, सैम्पल स्पेस ऑफ टॉसिंग अ वन कॉइन, ठीक है। अब मान लीजिए आपने कॉइन दोबारा टॉस करा तो क्या क्या आ सकता है, दोनों पे हेड आ सकता है, या फर्स्ट कॉइन पे हेड सेकंड पे टेल आ गया, फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड आ गया, दोनों पे टेल आ गया। तो ये सैम्पल स्पेस हो गया, सैम्पल स्पेस ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स। ये हम क्या बोल सकते हैं, सैम्पल स्पेस ऑफ टॉसिंग 2 कॉइन्स एट अ टाइम। बात एक ही है, क्या मैंने क्या बोला अभी, टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको हम, टॉसिंग 2 कॉइन्स एट अ टाइम। दोनों एक ही बात है, या तो हम एक कॉइन को टॉस कर लें 2 बार, या फिर हम 2 कॉइन को एक साथ टॉस कर लें, दोनों में आउटकम ही आने वाले हैं। तो ये हो सैम्पल स्पेस टॉसिंग 1 कॉइन और 2 टाइम्स या 2 कॉइन्स एट अ टाइम, दोनों का सैम्पल सेम आएगा। ये किसके लिए, 1 कॉइन के लिए।
अगर आपसे कहा जाए सैंपल स्पेस पता लगाइए, 1 डाई थ्रो करना है आपको, 1 डाई थ्रो करना है तो उसका सैंपल स्पेस क्या आएगा? 1 डाई थ्रो करोगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका 1 डाई का सैंपल स्पेस। ठीक है। अच्छा आपसे कह रहा है आपको 2 डाई थ्रो करने हैं, 2 डाई थ्रो एट अ टाइम, या फिर क्या 1 डाई थ्रो 2 टाइम्स, जैसे कॉइन का वैसे डाइस का होगा, तो आउटकम कितने आएंगे वो आपको बनाने होंगे। तो इसी तरह से सैंपल स्पेस क्या होता है, डेफिनेशन क्या होगी इसकी? द टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन एनी इवेंट आर सैंपल स्पेस। ठीक है, किसी भी सैंपल स्पेस में क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम होता है किसी भी इवेंट के। हमने कॉइन टॉस एक बार करा, इसमें टोटल लिख दिए कितने आएंगे। हमने कॉइन 2 बार टॉस करा, क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है यहाँ लिख दी, तो ये बनाएगा, ये बनाएगा सैंपल स्पेस। ठीक है, डेफिनेशन होगी इसकी, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले, फिर हम सीखते हैं कि अलग अलग तरह के सैंपल्स कैसे बनाते हैं। कॉइन की कंडीशन क्या होती है, डाइस की कंडीशन क्या होती है, उसके बाद में कार्ड्स की कंडीशन क्या होती है सैंपल स्पेस में, कार्ड्स, या किसी बैग में बॉल है वो उसका कैसे बनाएंगे ये सीखेंगे। या फिर अभी सीखेंगे प्रोबेबिलिटी हमारे कहाँ पर अक्योर होती है, कहाँ नहीं होती, मतलब नेगेटिव में होती ही नहीं होती है, प्लस होती ही नहीं, प्लस की कहाँ से कहाँ तक होती है, ये सब सीखेंगे इसके बाद। अभी पहले ही बनाते हैं सैंपल स्पेस डेफिनेशन, फिर ही बनाते हैं इसके बाद, इसे रेस करते हैं। मगर बेसिक चीज़ आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसके। मैं आपको बता रहा था डेफिनेशन सैंपल स्पेस की। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं सैंपल स्पेस से क्या होती है आपकी, और फिर हम आज करते हैं इसकी कुछ और कंडीशंस की। और सैंपल स्पेस की डेफिनेशन क्या होगी आपकी, अ लिस्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एनी इवेंट एज सैंपल स्पेस। जैसे कि अभी समझाया था आपको कि किसी भी इवेंट के टोटल आउटकम को लिस्टेड कर दो, एक जगह इकट्ठा कर दो, कलेक्शन कर दो, तो सैंपल स्पेस वो बन जाएगा आपका सैंपल स्पेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने अभी एग्जांपल क्या लिखे थे, फॉर एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन एट अ टाइम। इसमें एस क्या बनेगा, एच कॉमा टी। ठीक है, ये मार्का बनेगा एच कॉमा टी। अब बनाते हैं टॉसिंग अ कॉइन एट टॉसिंग अ कॉइन एट 2 टाइम्स। ये हम बोल सकते हैं इसको क्या, इसको हम क्या बोल सकते हैं, टॉसिंग 2 कॉइन्स, टॉसिंग 2 कॉइन्स एट अ टाइम। बात एक ही है। ठीक है, कंडीशन क्या बनेगी इसमें, एस इक्वल क्या बनेगा, एच 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 टी टी एच टी टी, ये कंडीशन बनेगी। इस तरह से आप देखोगे यहाँ पर जो सैंपल स्पेस में कंडीशन है, एन एस कितना आएगा हमारा 1 कॉइन के लिए, ये आएगा आपका 1 कॉइन के लिए कितना 2 आ रहा है, 2 कॉइन के लिए आ रहा है 4, 3 कॉइन के लिए कितना आएगा, 5 के लिए कितना आएगा, 11 के लिए कितना आएगा, 100 के लिए कितना आएगा। कंडीशन कैसे चलती है इसके ध्यान से समझना। इसमें हम लगाते हैं परम्यूटेशन। अब परम्यूटेशन कैसे लगाते हैं बहुत ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए 2 कॉइन को टॉस करा आपने, ये 2 कॉइन्स हैं, तो इस पे 1 कॉइन में क्या क्या आ सकता है, हेड आएगा या टेल आएगा, 2 आउटकम आ सकते हैं। हम लगा रहे हैं यहाँ पर एफ पी सी। प्रोबेबिलिटी के लिए हमें ये आना चाहिए, हम 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, हम 7th की नहीं पढ़ रहे। अब 7th में या 9th में होते हैं, हम सीधे कहते हैं इसका फॉर्मूला ये होता है। लेकिन अब पता होना चाहिए फॉर्मूला आया कहाँ से। वो सबको पता है फॉर्मूला हमारा 2 की पावर n होता है, सबको पता है। कॉइन के लिए 2 की पावर n होता है, डाइस के लिए 6 की पावर n होता है, आपको पता होगा, आप 9th 10th पढ़ के आए हो तो। ठीक है, बट वो कैसे होता है हम सीखते हैं यूजिंग FPC, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यानी परम्यूटेशन। ठीक है, यानी अरेंजमेंट। ठीक है, अगर हम क्या करें, 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, कितने टाइम, 2 कॉइन को टॉस कर रहे हो, कितनी बार टॉस कर रहे हो आप, मान लो 2 कॉइन को टॉस कर रहे हो एक साथ आप, या 1 कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हो, एक ही बात है। तो यहाँ 2 आउटकम आ सकते हैं, हेड और टेल, यहाँ 2 आउटकम आएंगे हेड और टेल। तो टोटल आउटकम कितने होंगे आपके, 2 × 2, FPC मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 की पावर 2, 4 हो गया। मान लेते हैं आपको 3 कॉइन टॉस कर रहे हो, तो 3 कॉइन टॉस करेंगे क्या बनेगा, 1 2 3, यहाँ 3 आउटकम बनेंगे, हेड और टेल, हेड और टेल, हेड और टेल, 2 2 2, तो ये हो गया 8।
मल्टीप्लाई कर देते हैं यूजिंग एफपीसी। इसी तरह से n कॉइन्स ले लेते हैं हम, n कॉइन्स की मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4 5 n कॉइन्स ले लिए हमने, मल्टीप्लाई करनी है 2 की n टाइम्स, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, मल्टीप्लाई करनी है इसकी n टाइम्स। तो जो टोटल आउटकम बनेंगे आपके n कॉइन्स में वो बनेंगे 2 की पावर n यूजिंग एफपीसी। समझ में आ रहा है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यानी परम्यूटेशन का जो चैप्टर था आपका क्लास 11th में, वहाँ से हमारे फॉर्मूला बन के आया है। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं फॉर्मूले को कैसे बनाइए, उसके बाद में बात करते हैं डाइस की। डाइस के कैसे बनेंगे सैंपल स्पेस, टोटल आउटकम कितने होंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं पहले ही फॉर्मूला कैसे बना। यहाँ लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम एन टॉस ऑफ कॉइन्स। ठीक है, कैसे बनाते हैं, ये बनाते हैं यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। शॉर्ट में इसे बोलते हैं एफपीसी। ठीक है, तो कैसे यूज करते हैं इसको, मान लो आपने कॉइन n टाइम टॉस करा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसे लिख लो आप n टाइम्स। मल्टीप्लाई पावर क्या होती है, ऐड हो जाती हैं 1 2 3 4 5 6 एंड n तक, तो ये मिलेगा आपको कितना 2 की पावर n। ये फॉर्मूला हो गया आपका नंबर ऑफ टॉसिंग अ कॉइन ऑफ n टाइम्स। जब हमने कॉइन टॉस करा हमने n टाइम्स, तो टोटल आउटकम कितने आएंगे, सैंपल स्पेस में कितनी चीजें आएंगी, ये आपका ns है। ns इतना आएगा जब कॉइन टॉस करेंगे n टाइम्स हम, ये ध्यान रखना है आपको। जब कॉइन टॉस करेंगे n टाइम्स तो टोटल जो ns आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ये 2 के बारे में आएगा आपका। ठीक है, इसके बाद जो कॉइन्स को जो हम बनाते हैं आउटकम्स, इसको बनाने का बहुत आसान तरीका है जिसे बोलते हैं ट्री मेथड। जैसे 1 टाइम बना लिया हमने, 2 टाइम बना, 3 टाइम बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बनाया आपने 10th क्लास में बनाया होगा आपने। ठीक है, 4 टाइम कैसे बनाएंगे, 5 टाइम 6 टाइम, उसे बनाने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसे बोलते हैं ट्री मेथड, वो सीखते हैं वो कैसे आता है। ठीक है, चलिए बस उसकी बात कर लेते हैं, वो कैसे आता है, वो कैसे बनाते हैं कॉइन का। जैसे मान लीजिए कॉइन टॉस करना है आपको, कॉइन टॉस करना है आपको 4 टाइम्स, 4 से शुरू करते हैं। अगर कहा कॉइन 4 टाइम टॉस करोगे तो 2 की पावर 4 16 आउटकम आएंगे। उन्हें लिखने के लिए हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि कहते हैं 16 लिखने में कभी कुछ रह गया, 13 रह गए, 14 रह गया, तो कहाँ से लिखो, 2 और 3 ढूंढते रहोगे कौन से रह गए। तो एक काम करते हैं, हम सीखते हैं ट्री मेथड क्या होता है इसका। मान लीजिए यहाँ आपने लिखा हेड, यहाँ लिखा आपने टेल। ठीक है, यहाँ हेड यहाँ टेल, तो हेड को टॉस करा, हेड के साथ क्या क्या आ सकता है, ये तो 1 टाइम टॉस करने पे हुआ, अब 2 बार टॉस करना है, तो हेड क्या आएगा, या तो हेड या टेल, टेल के बाद हेड या टेल। तो आउटकम क्या ये हमने कंडीशन में 2 बार आउटकम की, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। तो कॉइन अगर 2 टाइम टॉस करते हैं कंडीशन क्या बनेगी, देखो यहाँ से ट्री मेथड से सीखो। 2 कॉइन्स के लिए कंडीशन क्या बनी ट्री मेथड से, पहले ये बना हेड हेड, ये आ गया हेड हेड, हेड टेल, तो ये हेड टेल आ गया, टेल हेड आ गया, यहाँ से आ गया टेल टेल आ गया, तो 4 कंडीशन आ गई है। 3 कॉइन के देखो, 3 कॉइन का सीखो क्या होता है, ये आ गया 3 कॉइन्स के लिए एच टी, ये आ गया एच टी एच टी एच टी, और 3 कॉइन्स का क्या होगा देखो एच एच एच। ठीक है, ये आया एच एच एच, यहाँ आ जाओ एच एच टी, यहाँ आ जाओ एच टी एच, एच टी एच एच टी टी एच टी टी, इधर आ जाते हैं यहाँ पर टी एच एच, ये आ गया टी एच एच। इसके बाद नेक्स्ट टी एच टी, ये आ गया टी एच टी, टी एच टी, यहाँ आ जाते हैं टी टी एच, ये आ गया टी टी एच, फिर टी टी टी। ठीक है, ये आउटकम बने आपके। तो काउंट कर लो 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम बने हमारे ये। ठीक है, अब आना दे 4 टाइम्स के लिए एच टी, यहाँ आ गया एच टी,
यहाँ से ले लो एच टी एच टी एच टी एच टी, यहाँ से ले लेते हैं एच टी। अब इन्हें एक साथ ले लो। कैसे लोगे, देखो यहाँ आ गया एच 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 एच, 4 बार एच आ गया एच 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 एच। अब यहाँ से आएगा एच 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 टी, ये आ गया एच 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 और टी। अब यहाँ आ जाओ एच एच टी एच 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 टी एच, नेक्स्ट एच एच टी टी एच एच टी टी। ठीक है, यहाँ तक फिनिश हो गए। अब यहाँ से शुरू कर लेते हैं एच टी एच 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 टी एच एच। यहाँ आ जाओ एच टी एच टी एच टी एच टी, ये आ गया। अब यहाँ आ जाते हैं एच टी टी एच एच टी टी एच, फिर एच टी टी टी, ये आ गया एच टी टी टी। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ से आ गए, 8 ऐसे यहाँ से आ जाएंगे, 8 हमारे इससे आए हैं अभी, सेम ऐसे 8 यहाँ से आ जाएंगे। समझ गए? ट्री मेथड से बनाना बहुत आसान है, बट अगर आप रैंडमली बनाओगे तो भूल जाओगे कहाँ कौन सा लिखना से रह गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे बनाएंगे? अगर 4 टाइम करना है तो 5 टाइम का बना सकते हो, 6 टाइम का 10 टाइम बना सकते हो, बट इतना बड़ा सिम्प्लिसिटी कोई पूछता नहीं है आपसे। एग्जाम में सिम्प्लिसिटी का 2 और 3 केस का या 4 केस का 5 का पूछ सकता है बस, बट क्लास 12 में ये आएगा नहीं। बट कई बार जब क्वेश्चन आएंगे कंडीशन प्रोबेबिलिटी के या बेस थ्योरम के, वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम निकालना नहीं आता तो ये वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। और क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कहते हैं थर्ड टॉस पर टेल आया, उन्हें लिखो, तो कहाँ ढूंढोगे उनको? थर्ड टॉस पर टेल आया, या 2 तो यही हो गए, 2 ये हो गए, शायद अभी इनमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बनाना आता है तो हमें वहाँ पे क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। इसलिए इसमें हम तैयार कर रहे हैं रोड मैप ऑफ क्लास 12। क्लास 12 में जो भी चीज़ें करनी है वो सब उसका रोड मैप यहाँ तैयार कर रहे हैं। कैसे निकालते हैं सैम्पल स्पेस पॉइंट्स का। अब आते हैं डाइस पर। डाइस को सीखते हैं वो कैसे निकालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आप वीडियो पॉज करके नोट करते रहो इसे और समझते रहो ध्यान से। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो आप लोग प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्लास 12 या 11th। तो उससे पहले क्या करेंगे, देखो अब हमें सीखना है डाइस के लिए। अगर आपको 1 डाई की बात करें, 1 डाइस की बात करते हैं, 1 डाइस में क्या होगा आपके पास? 1 डाइस में अगर आप थ्रो करोगे तो एस क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, ये 6 आएंगे। इसके बाद अगर आप क्या करो, 2 डाइस को थ्रो करो 1 टाइम, ये अपने इसका मतलब क्या है? इसका मतलब थ्रोइंग अ डाई एट अ टाइम। ठीक है, 1 डाई को 1 टाइम थ्रो करो। नंबर 2 कंडीशन क्या हो गया? थ्रोइंग अ डाई 2 टाइम्स, या फिर कंडीशन क्या हो सकती है? थ्रोइंग 2 डाई या 2 डाइस एट अ टाइम। क्या कंडीशन आएंगे इसकी वो समझो, ध्यान से समझना। आपने बनाई है क्लास 10th में, ये कैसे बनाई होंगी आपने 10th क्लास में या 9th में 8th में? 1, या 1, 2, पहले फर्स्ट पे 1 सेकंड में 1, फिर 1 2, फिर क्या आएगा 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी तरह से अब लिखते हैं आगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी तरह से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इसके बाद में 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। इसके बाद में 5 1 या फिर 5 2 5 3 5 4 5 5 या फिर 5 6। इसके बाद में 6 1 6 2
6 3 6 4 6 5 और 6 6, ये आउटकम आएंगे आपके। ठीक है, काउंट करो 36 होंगे कि 6 ये हैं, 6 ये, सारे 6 6 हैं, कितने हो गए 36 हो गए। ये करा तो कितने 6 आए, ये करा कितने हैं 6, ये आए 36। अब हमें ये सीखना है कि इसमें कॉइन का जब डाइस को थ्रो करते हैं तो आउटकम कितने आते हैं। अब ये सीखना है अगर हम थ्रो करें एन डाइस को, ये 1 फिर 2 है, 3 को करोगे, 4 को, 5 को, 6 को थ्रो करोगे तो आपका कितने आउटकम्स आएंगे, हमें ये सीखना है। ये भी किससे आएगा, बाय FPC, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये भी उससे आएगा आपका। कैसे, मान लीजिए आपके 2 डाइस हैं, एक डाइस आपके पास ये आ गया, एक डाइस आपके पास ये है, इसमें 6 नंबर्स हैं, कोई सा भी आ सकता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कोई सा भी आ सकता है नंबर, यहाँ पे 6 आउटकम्स हैं, कोई सा भी नंबर आ सकता है। तो यहाँ तो आने की पॉसिबिलिटी 6 बनी, तो टोटल आउटकम कितने होंगे 6 × 6 36, क्योंकि यहाँ रिपीटेशन अलाउड है। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता कितने होते 6 × 5 30 होते। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो 30 क्यों होते, क्योंकि ये नहीं आता, ना ये आता, ना ये आता, फिर ये भी नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। लेकिन डाइस में जब हम थ्रो करते हैं दोनों सेम नंबर आ सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड हो सकता है, इसलिए टोटल 6 × 6 36 आएंगे। इसी तरह 3 डाइस के लिए एक बार 6 मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 6 × 6 तो 216 हो गया। 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, तो हर बार क्या होगा 6 की पावर n हो जाएगा। ये क्या होगा 6 × 6 × 6 × 6, कितने टाइम n टाइम्स, ये बनेगा 6 की पावर n बाय FPC। ठीक है, तो इसको फॉर्मुलेट कर लो कैसे आएगा, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैसे इसका फॉर्मूला कॉपी कर लो पहले, ये तो आप बना लोगे, क्लास 9th में बनाया है आपने, इसे इरेज कर देते हैं। बाकी किसी बच्चे से बनाना नहीं आता हो, क्योंकि क्लास 9th का बच्चा वीडियो देख रहा हो तो वो समझ लो यहाँ से। ठीक है, इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, या फिर वीडियो पीछे चले जाएगा, दोबारा देख लो, दोबारा समझ लो, फिर नोट कर लो, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं प्रोबेबिलिटी की, जब तक समझ में नहीं आएंगी क्वेश्चन नहीं होंगे आप लोगों से। चलिए अब आते हैं, इसके बाद में हम फॉर्मूले की बात कर रहे थे क्या होता है। ठीक है, व्हेन n डाइस थ्रोइंग एट अ टाइम, यानी जब n डाइस को हम थ्रो करते हैं 1 टाइम में, तो कंडीशन क्या बनती है, कंडीशन बनती है हम क्या करते हैं, निकालते हैं यूजिंग FPC, यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, क्योंकि 6 टाइम आता है ये, 6 × 6 × 6, ये आएगा आपका n टाइम्स, n टाइम्स आएगा, यानी कितना हो गया, ये हो गया 6 की पावर n। ये हमारा सैंपल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस व्हेन थ्रोइंग अ डाइस एट अ टाइम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस व्हेन n डाइस थ्रोइंग एट अ टाइम। ठीक है, तो ये आपका कितना 6 पेरेंट बनेगा, ध्यान रखना कंडीशन ये वाली जो लिखवाई है कॉइन और डाइस की। इसके बाद बात करते हैं कार्ड्स की। अब कार्ड्स सीखते हैं, कार्ड्स में क्या होता है, कार्ड्स में हम क्या क्या चीज़ सीखेंगे वो समझते हैं। इसके बाद में प्लेइंग कार्ड्स क्या होते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। प्लेइंग कार्ड्स में क्या होता है वो समझो ध्यान से। जबकि प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें आउटकम कैसे बनाते हैं, कितने कितने चीज़ें होती हैं वो सब समझो। प्लेइंग कार्ड्स सबने देखे होंगे, ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए अब सीख लेते हैं। 10th में 9th में पढ़ाई हुई है, क्वेश्चन भी आते थे इसके एग्जाम में। कितने कार्ड, 52 कार्ड्स होते हैं। अब 52 कार्ड्स के 2 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होंगे, 2 ग्रुप्स। एक में होंगे 26, यहाँ हो 26, यहाँ मान लेते हैं रेड, और ये होते हैं ब्लैक। ठीक है, रेड में कौन कौन से कार्ड आते हैं, रेड में आते हैं डायमंड, इसके 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आएगा 13, ऐसे यहाँ 13 और 13, और 13 के नाम क्या होते हैं। रेड में कौन कौन आता है, डायमंड एंड हार्ट।
ठीक है। और ब्लैक में आता है क्लब और स्पैड, ठीक है। तो डायमंड में कार्ड कौन कौन से है, डायमंड में अभी कार्ड कौन से होते हैं, हार्ट में कौन से होते हैं, क्लब में कौन से होते हैं, इसमें स्पैड, 13 कार्ड कौन कौन से होते हैं वो सीखते हैं। 13 कार्ड में सबसे पहले शुरू होता है ए से, ए फॉर होता है एस, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर क्यू जे के, 13 कार्ड ही होते हैं। क्यू फॉर कार्ड कौन सा होता है, क्वीन का। जे फॉर कार्ड होता है जैक का, के फॉर किंग, ठीक है। इसी तरह से 13 कार्ड किसमें, हार्ट में होंगे, ए एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्यू जे के, यानी यहाँ भी क्वीन, जैक और किंग, ठीक है। इसके बाद क्लब में भी सेम कार्ड्स होंगे, ए यानी एस, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्यू जे के, क्वीन, जैक, किंग। इसी तरह से 13 कार्ड स्पैड में होंगे, ए फॉर एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्यू जे के, क्वीन, जैक और किंग, ठीक है। तो ये टोटल 52 कार्ड्स हो गए। अब कार्ड्स में तो कई बार क्वेश्चन कैसे कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, ये आते हैं फेस कार्ड के। फेस कार्ड कितने होते हैं प्रोबेबिलिटी बताओ। फेस में जिसका चेहरा होता है, किसका फेस होता है, क्वीन का, जैक का, जो और किसका, किंग का। तो 3 3 3 3 12 कार्ड हो गए फेस कार्ड। इसका क्वेश्चन आता है अल्फाबेट कार्ड कितने होते हैं, ये कितने होंगे, काउंट करते हैं। ये तो ये भी अल्फाबेट कार्ड है, इसमें एस भी अल्फाबेट कार्ड है, तो 4 4 4 4 16 हो गए ये। इसके नंबर कार्ड कितने होते हैं, नंबर कार्ड शुरू कैसे होंगे, 2 से लेकर 10 तक, 9 होगा इसमें। फिर ये 2 से लेकर 10 तक 9 9 9 9 36 हो गए ये। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कार्ड्स में आपको काम आएंगी, ठीक है। तो ये अच्छे से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, लास्ट हमने जो फिनिश किया था अभी कार्ड्स फिनिश किए थे। कार्ड्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, ठीक है। जैसे स्पैड, क्लब, ये सब फिनिश किया था, या डाइस और कॉइन। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑक्योरेंस से प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी का ऑक्योरेंस कहाँ पर होता है, कहाँ नहीं होता। आपने 9th 10th में देखा था कि प्रोबेबिलिटी थी, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी जो थी आपकी, या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, अलग अलग नाम होते हैं, हर बुक में अलग अलग। एनसीईआरटी में दे रखा है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। तो ये क्या होती है, 0 से 1 तक चलती है। परसेंटेज की बात करें तो 0% to 100%, यानी किसी भी इवेंट का ऑक्योर होना या तो ऑक्योर होगा और या फिर एकदम 100% हो जाएगा, या तो होगा ही नहीं, होगा तो 100% हो जाएगा, इसके बीच में चलेगा। या फिर कहते हैं, आपने पढ़ा था क्लास 10th में इक्वल लाइकली इवेंट, 50-50 चांस, 75% चांस। और कैसे ये सब चांस कहाँ मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डाई थ्रो करा एक, और डाई थ्रो करते हो तो आपको चांस कितने 1/6 बनते हैं, एक नंबर से एक नंबर के आने के चांस कितने होते हैं 1/6। परसेंटेज निकाल लोगे तो कितनी आएगी 1/6 × 100, मतलब जो भी परसेंटेज सबकी आएगी। मान लीजिए आपका MCQ आती है आपके एग्जाम में, किसी एक ऑप्शन का सही होने के चांस कितने बनेंगे, ये बनेंगे आपको 25%। कैसे, प्रोबेबिलिटी के 4 ऑप्शन है, कोई एक सही होगा, तो 1/4 मीन्स परसेंटेज सिर्फ 25% हो गई। इसी तरह से अगर आपके पास ट्रू फॉल्स आते हैं एग्जाम में, ट्रू फॉल्स के मतलब उसका आंसर होने के चांस क्या होंगे, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ऐसा तो ऐसा होता है कोई तीसरा आंसर होगा, तो वहाँ चांस कितने 50-50%। इसे बोलेंगे इक्वल लाइकली इवेंट। मान लीजिए क्लास 10th में क्वेश्चन हुआ करता था कि एक बॉल हम बास्केट में डालनी है, या तो बास्केट में डलेगी या नहीं डलेगी, तो ये भी कैसा इवेंट हो गया, इक्वल लाइकली इवेंट, फिर चांस 50-50% है। ठीक, मतलब हर जगह हम ये चीज़ें फॉलो कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी का ऑकरेंस कहाँ पर हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। प्रोबेबिलिटी कहाँ क्यों नहीं करती, अगर हमारा प्रोबेबिलिटी कहीं पर मतलब मोर देन 1 आ जाए किसी कंडीशन में, वैसे आएगी नहीं किसी क्वेश्चन में, बट 11th में क्वेश्चन थे, पता लगाना था कि कहाँ पर प्रोबेबिलिटी वैलिड है, कहाँ पर प्रोबेबिलिटी वैलिड नहीं है। तो वो उस कंडीशन में क्या देखेंगे, प्रोबेबिलिटी अगर 1 से ज़्यादा आ जाए तो वो प्रोबेबिलिटी वैलिड नहीं करेगी। अगर प्रोबेबिलिटी 0 छोटी आती है, नेगेटिव आती है, तो वो वैलिड नहीं करेगी। ठीक है, ध्यान रखना। आपका टॉपिक क्या है, टॉपिक है आपका अब ऑक्योरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये कहाँ से कहाँ चले गए,
ये चलेगा 0 से शुरू होगा और कहाँ जाएगा 1 तक। ये सबसे कम प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी, सबसे ज़्यादा 1 होगी। अगर परसेंटेज की बात करें तो 0% टू 100%। लिखने का एक भी और हो सकता है 0% के इक्वल प्रोबेबिलिटी और 100% के इक्वल, और ये इसके बीच में। तो ये मतलब जब प्रोबेबिलिटी का ऑक्योरेंस है यहाँ से यहाँ तक जाएगा। मतलब ऐसा मैथमेटिकली जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है वो कहाँ पर ऑक्योर करती है, वो इसके बीच में ऑक्योर करती है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। तो इसे बोलेंगे ऑक्योरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद में कुछ इवेंट्स जो क्लास 11th में थे और 10th में थे। ठीक है, उन इवेंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसा इवेंट जो आपने 10th में पढ़ लिया था, बट उसका नाम शायद आपको नहीं बताया गया होगा। अब नाम सीख लेते हैं इसका। जो नाम है आपका उसका वो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ये क्या होता है? हमें इवेंट्स का टाइप्स पढ़ना है। अब जो टॉपिक आपका अगला है टाइप ऑफ इवेंट। टॉपिक आपका अगला क्या चलेगा? टाइप ऑफ इवेंट। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, इसे आप लोग नोट कर लो। ऑक्योरेंस प्रोबेबिलिटी को कहाँ से चलती है, फिर हम इवेंट स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कौन कौन से होंगे। अच्छे से लिखते जाते हैं वरना वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। पहले समझाएंगे फिर फेयर लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं टाइप ऑफ इवेंट। अब मैं ये नहीं कहूँगा टाइप ऑफ इवेंट फिक्स है, इतना ही होते हैं। जैसे जैसे क्लास आपकी बढ़ती रहेगी इवेंट के टाइप आपके बढ़ते रहेंगे। ठीक है, इवेंट होते क्या है वो तो हमने डिस्कस करा था, किसी भी चीज़ का होना। सब सारे के सारे इवेंट, सारे के सारे क्या इवेंट है? जैसे डाइस का थ्रो करना, ठीक है, या फिर कॉइन का थ्रो करना, ये सब इवेंट है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहला इवेंट कौन सा आता है, हमने क्लास 10 में पढ़ा था, वो आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? ठीक है, ऐसा इवेंट, एक ऐसा इवेंट जो मान लीजिए जो किसी इवेंट का अपोजिट हो। एक ऐसा इवेंट जो किसी इवेंट का अपोजिट हो। मतलब मान लीजिए कोई इवेंट ऑक्योर हो गया, इवेंट ई ऑक्योर हो चुका है, तो इसका मतलब एक इवेंट ऐसा होगा जो ऑक्योर नहीं हुआ होगा। मतलब कैसे? जैसे मान लीजिए, मान लेते हैं कि हमने क्या करा, एक डाई थ्रो करा तो हेड आ गया। क्या आ गया? हेड आ गया। अब मान लेते हेड नहीं आया होगा, और हेड नहीं आएगा तो टेल आया होगा। अगर हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा? टेल आया होगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? मान लेते हैं दो चीजें, एक हेड एक टेल। किस पर? कॉइन पर। ठीक है, तो क्या कंडीशन बनेगी? अगर हेड आया तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। ये पी हो जाएगा 1/2। अगर हेड नहीं आया, अगर हेड नहीं आया तो इसे बोलेंगे पी नॉट ई। ये आपका है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा? नॉट ई, मतलब किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी तो मतलब कुछ भी, इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी मतलब वो तो इवेंट हो गया। ये ऐसा इवेंट जो हो रहा है वो इवेंट है। अगर वो इवेंट नहीं होता है, कोई इवेंट अगर हो रहा है तो वो इवेंट है ही। अगर वो इवेंट नहीं होता है, उसकी जगह कुछ और हो जाता है लेकिन उसका अपोजिट, तो उसे बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। जैसे अगर हेड आया तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई। हेड आना क्या है? हेड आना एक इवेंट है, और हेड का ना आना, हेड की जगह उसका अपोजिट टेल का आना, वो आपका क्या होगा? वो होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब हम मान लेते हैं आपके पास क्या है? कॉइन डाइस है 1 2 3 4 5 6। 1 डाई है तो 6 आउटकम होंगे, मतलब सैंपल स्पेस ही हो गया। अब मान लीजिए 1 का आना, 1 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। अब 1 के ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 के ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? पी नॉट ई, 1 का ना आना। 1 नहीं आएगा तो क्या आएगा? बाकी 5 नंबर आएंगे। इन 5 का जो आना वो रहेगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। द कम ऑन अ डाई एट वंस, मतलब डाई का किसी फेस पर 1 आना एक इवेंट हो गया, बट 1 का ना आना क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब 1 नहीं आएगा तो 5 नंबर आएंगे। इनमें तो कुछ भी आ सकता है, मतलब ऐसा नहीं 5 एक साथ आएंगे। सोचा है कि 5 नंबर एक साथ आया डाइस पर? शायद नहीं सोचा होगा, और सोच के देखना शायद आएंगे भी नहीं। ठीक है, किसी भी डाइस पर 1 नंबर 1 टाइम आएगा, 2 नंबर नहीं आ सकते। ठीक है, चलिए ध्यान रखना। तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है? किसी इवेंट का ना होना, पी नॉट ई। पी नॉट ई। अच्छा, यहाँ पर एक कंडीशन बनती है। इसकी कंडीशन क्या बनती है? अब चेक करो, यहाँ पर इवेंट होना पी ई, इवेंट ना होना 5 पी नॉट ई। इनका सम करके देख लो क्या हो रहा है। इनका सम करोगे कितना आएगा? ये आपका 6/6 मीन्स 1 आ रहा है। यानी इवेंट होना और इवेंट का ना होना, इनका सम कितना होगा? 1 होगा। यानी इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कितना 1 होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इनका सम कितना 1 होता है। अब एक सेंटेंस बोल सकते हैं, द सम ऑफ एनी इवेंट, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज 1।
यानी कभी भी अगर एक इवेंट हो रहा है और उसकी प्रोबेबिलिटी का सम किसके साथ कर लो, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी के साथ कर लो, किसके साथ, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी के साथ कर लो, तो वहाँ क्या होगा, 1 आना चाहिए। यहाँ भी चेक कर सकते हो, हेड आया 1/2, और हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2 हो जाएगी। इनका प्लस कर लो 1 आ जाएगा। हर कंडीशन में फॉलो करेगा जी, हर कंडीशन में। कार्ड्स की केस में भी फॉलो करेगा। मान लीजिए आपने डायमंड निकाले, डायमंड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 13/52, और नॉट डायमंड, डायमंड नहीं आना चाहिए आप चाहते हो, कितनी हो जाएगी, 39/52। डायमंड छोड़ो तो क्या आएगा, स्पैड, क्लब, हर्ट, प्लस कर लो 52 में 52 1 हो गया। तो हर केस में फॉलो करेगा ये, हर केस में, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पहले डाइस का फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, आपका कॉम्प्लीमेंट इवेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये लिखते हैं। अगर ई इवेंट ऑक्योर हुआ है देन तो नॉट ई क्या होगा, नॉट ई इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, पी ई पी नॉट ई, बट क्लास 11th 12th में नॉट ई लिखना, नॉट ई लिखते नहीं है कहीं भी, आपका एनसीईआरटी में नॉट ई नहीं मिलेगा, क्लास 10 तक मिल जाएगा बट क्लास 11 12 में नहीं मिलेगा। यहाँ लिखते हैं पी ई डैश, अगर 12th क्लास में हो, आप डैश जानते हो, डैश मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, क्योंकि 11th में पढ़ के आए हैं। और डैश हमने कहाँ लगाया था, 11th क्लास सेट में लगाया था। सेट में कैसे लगाते थे, ए डैश इक्वल क्या होता था, यू माइनस ए। चलो बाद में बात करेंगे सेट की, अभी हम प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। यहाँ पर यू क्या होता है, सब जानते हैं, यू क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। और ए डैश क्या होता था आपका, ए डैश होता था एक्स बिलोंग करेगा आपका यू में, बट एक्स नॉट बिलोंग टू कितना, ए, एक्स यू में हो ए में ना हो, ए डैश ऐसे निकाल देते। बात वही कहानी वही लौट के आ गई, इवेंट ए हो रहा है, मतलब ई हो रहा है, ई हो रहा है, तो वो प्रोबेबिलिटी निकालो जब ई नहीं हो रहा होगा। सेम कहानी यहाँ पर भी, वो एलिमेंट निकालो जो आपके यू में हो बट ए में ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट इवेंट आएगा आपका इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट। अब आते हैं इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट पर। कौन से इवेंट, इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट, ये क्या होंगे। श्योर इवेंट ये क्या होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी होगी, 1 होगी। ऐसा इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी, जिसके होने के चांस 100% होंगे। आ इवेंट विच हैव चांस ऑफ ऑक्योरेंस इज 100%। तो इस इवेंट को बोलेंगे कौन सा इवेंट, श्योर इवेंट। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट ये 1 होगी, ये आपको याद रखना है। पर किसी भी हमेशा श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 3 इम्पॉसिबल इवेंट। अभी सारे क्लास 10th के चल रहे हैं, अभी 11th में आएंगे, अभी हम कुछ इवेंट के बारे में बात करेंगे। नंबर 3 आता है हमारा इम्पॉसिबल इवेंट, यानी जो पॉसिबल नहीं है। अब ये कैसे होगा, अच्छा ये इवेंट होगा कब, श्योर इवेंट कब होगा, सोचो श्योर इवेंट कब होगा। जैसे आपने डाई थ्रो करा, आपसे कहा दिया जाए कि नंबर कैसा आना चाहिए, नंबर आना चाहिए लेस देन 7। कितने नंबर हो गए, 6/6, टोटल नंबर 6 होते हैं। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, ये इवेंट श्योर इवेंट हो गया कि 6 से कम नंबर, तो 7 से कम नंबर तो आ ही जाएगा। ठीक है, 7 से कम नंबर तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर कंडीशन ये बनेगी आपकी। चलिए इसके बाद मान लेते हैं, अगर कहते हैं डाइस आपने कॉइन थ्रो करा, आप चाहते हो कि यानी कुछ भी आ जाए, हेड या टेल कुछ भी आ जाए, मतलब नहीं है उससे, आपका हेड या टेल नहीं चाहिए, आपका हेड और टेल कुछ भी आ जाए, दोनों में से कुछ भी आ रहा है। तो हेड और टेल टोटल 2 हो गए, और भी फेवरेबल 2 हो गए, तो 2/2 कितना हो गया, 1। उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ये बनेगी आपकी। ठीक है, तो इम्पॉसिबल इवेंट में क्या होगा, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी 0 हो, जिस इवेंट की होने का चांस कैसा हो, 0%। एन इवेंट विच हैव चांस ऑफ अक्योरेंस इज 0%। ठीक है, उसे बोलेंगे क्या, इम्पॉसिबल इवेंट। तो यहाँ लिख देते हैं एन इवेंट विच हैव चांस ऑफ अक्योरेंस इज 0%। तो इसे बोलेंगे
कौन सा इवेंट? इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी? ये होगी 0। आपको याद होगा 10th में क्वेश्चन था, 10th में क्वेश्चन क्या था, एक एक्सरसाइज थी आपकी 15.1। अब आप कहोगे सर उसमें एक एक्सरसाइज थी, सेकंड एक्सरसाइज कौन सी थी? ऑप्शनल। तो उसी में क्वेश्चन होगा, कहीं और तो होगा नहीं। वो भी इतना आसान क्वेश्चन किसका? इम्पॉसिबल इवेंट का। क्वेश्चन क्या है आपका? सॉरी 0। क्वेश्चन ये था, एक बैग है, उसमें कुछ कैंडीज हैं, ऑरेंज कैंडी, ठीक है, लेमन कैंडी। अब वो क्वेश्चन कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ कि मैंगो कैंडी मिल जाए आपको। मिल जाएंगी? नहीं मिलेंगी। उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी 0 होगी। इवेंट कौन सा होगा? वो इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर है? क्लास 10 का अगर क्वेश्चन याद हो वाला आपको तो अच्छे से समझ में आएगा कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। एक बैग में 2 तरह की कैंडीज हैं, कौन कौन सी? ऑरेंज और, ठीक है, तो उस आपको बताना है कि कौन सी कैंडी बतानी है? मैंगो कैंडी निकालनी है ऑरेंज निकालनी मैंगो है। कितनी होगी प्रोबेबिलिटी उसकी? 0। उसमें मैंगो कैंडी है ही नहीं बैग में आपके, कैसे निकालोगे? चलिए अब यहाँ पर पहले 3 इवेंट क्लास 10th के हो गए। अच्छा एक इवेंट और क्लास 10th का, हाँ, जिस बारे में बात कर रहा था अभी स्टार्टिंग में मैं। कौन सा इवेंट? इक्वल लाइकली इवेंट। इक्वल लाइकली इवेंट, ये कौन सा इवेंट है? ऐसा इवेंट जिसके होने का चांस 50-50% हो। ऐसा इवेंट जिसके होने का चांस कितना हो? 50%। इससे ज़्यादा ना हो ना इससे कम हो। बताया था ट्रू फॉल्स का एग्जाम्पल, या फिर बास्केट करने का एग्जाम्पल, या हेड और टेल का एग्जाम्पल, या फिर हम क्या कह सकते हैं, बेबी गर्ल बेबी बॉय, अगर न्यू बेबी हो रहा है तो बेबी गर्ल है बेबी बॉय है, इसका एग्जाम्पल। तो सारे के सारे किस में आएंगे? इक्वल लाइकली इवेंट में आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन सा इवेंट? एन इवेंट विच हैव चांस ऑफ ऑक्यूरेंस इज 50-50, उस इवेंट को बोलेंगे इक्वल लाइकली इवेंट। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे इवेंट यहाँ लिखते हैं इवेंट्स विच हैव चांस ऑफ ऑक्यूरेंस इज 50-50%। तो इसे बोलेंगे कितना? इसे बोलेंगे इक्वल लाइकली इवेंट। इसकी प्रोबेबिलिटी 1, इसकी 0, इसकी कितनी होगी? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल लाइकली इवेंट, इक्वल लाइकली इवेंट हमेशा कितनी होगी इसकी प्रोबेबिलिटी? ये होगी आपकी 1/2। ठीक है, ये हमेशा इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। ध्यान रखना, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, इसे बेसिक के लिए है भी। अभी हमने कंडीशन प्रोबेबिलिटी स्टार्ट नहीं की है, जैसे कि बताया था आपको स्टार्टिंग में ही। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी बेसिक कॉन्सेप्ट में ही। ठीक है, अभी सब बेसिक ही चल रहा है अभी तक हमने कंडीशन प्रोबेबिलिटी स्टार्ट नहीं की है। सोचिए जब कंडीशन प्रोबेबिलिटी आएगी तो कितना मजा आएगा, अगर अभी इतना मजा आ रहा है प्रोबेबिलिटी में तो। चलिए आप इसे नोट करो पहले। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 5 इवेंट पर। वीडियो पॉज करके नोट कर लो। चलिए आते हैं नेक्स्ट नंबर 5 इवेंट पर आते हैं। 5th इवेंट कौन सा होगा आपका? 5th इवेंट कौन सा होगा? ये होगा आपका इवेंट ए और बी। अब ये क्या चीज़ है ए और बी? 10th में तो आपने क्या करता? 10th में जब भी और आता था क्या करते थे? प्लस कर देते थे आप कि भाई इवेंट। एक क्वेश्चन था आपका 10th क्लास में एनसीईआरटी में चैप्टर 15 में 15.1 एक्सरसाइज। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था आपका कॉइन्स के ऊपर। एक आपके पास एक पिगी बैंक है, उसमें बहुत सारे कॉइन्स हैं, 5 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का एंड 2 रुपीज़, 1 रुपीज़ कॉइन्स हैं। आपको क्या करना है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 रुपीज़ और 5 रुपीज़ की। ठीक है, तो क्या करते थे हम? पहले 2 रुपीज़ से काउंट करने कितने हैं, फिर 5 के गिन लिए, प्लस करा, प्रोबेबिलिटी निकाल दी, टोटल अमाउंट रख दिया। बट अब यहाँ पर इवेंट ए और बी हम पढ़ क्यों रहे हैं? इसका नीड क्या है? क्योंकि अब हमने क्लास 11th में सेट पढ़ लिया है, तो इसलिए ए और बी अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। 9th 10th में कोई नहीं, हम बताते नहीं है ए और बी में कुछ होता है, क्वेश्चन में आता है सीधे कहते हैं और मतलब प्लस कर लो, एंड मतलब मल्टीप्लाई कर लो। वैसे 9th 10th में शायद 9th 10th में एंड आया ही नहीं कभी कि ये बताइए कि ए एंड बी आ जाए, मतलब 2 रुपीज़ आ जाए या एंड 5 रुपीज़ का कॉइन आ जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन था ही नहीं अभी तक, ना 9th में ना 10th में। बट 11th में आएंगे ऐसे क्वेश्चन, अब 12th में भी आएंगे। तो हम करेंगे क्या इस तरह के क्वेश्चन में? सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एस की। एस क्या होता है? सैम्पल स्पेस। मान लेते हैं यहाँ पर ये एक फिगर बनाते हैं यहाँ पर, चैप्टर 1 में क्लास 11th का, इसे बोलते हैं इसमें सेट। ठीक है, सेट में ये फिगर होती थी, इसे बोलते थे बैंड डायग्राम। क्या बोलते थे इसको? बैंड डायग्राम। क्या था ये? बैंड डायग्राम।
ठीक है। अब यहाँ पर लिखते थे यू, यहाँ यू लिखते थे, यहाँ होगा था सेट ए सेट बी। अब क्या लिखेंगे, ध्यान देना, अब क्या लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं एस, एस फॉर सैम्पल स्पेस। मैं यहाँ मान लेता सैम्पल स्पेस किसके लिए, डाइस के लिए, 1 डाइस रो करा 1 टाइम, 1 2 3 4 5 6 ये मान लिया। अब मान लेते हैं इवेंट डे में क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 या 6 ये मान लिया, ठीक है। अब इवेंट ए और बी कैसे निकालेंगे, इवेंट ए और बी मतलब क्या होता है, ऐसे चीज़ें जो ए और बी दोनों में हो। जैसे हम क्लास 10 में कहते हैं वैसे हम अब भी यही कहना है, बट हम क्या पढ़ चुके हैं, सेट पढ़ चुके हैं, सब सेट के हिसाब से बात करनी है आपको, ठीक है। इवेंट ए और बी क्या होता है, ऐसे मतलब इवेंट ए और बी मतलब क्या होगा, इसमें दोनों का एलिमेंट मिला के लिख दो, यानी ए यूनियन बी। तो इवेंट ए और बी का मतलब क्या होगा, ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी, द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी, यानी द यूनियन ऑफ इवेंट ए एंड बी, क्योंकि अब सेट नहीं है अब इवेंट है। क्या लिखेंगे, ए और बी कैसे निकालते हैं, यूनियन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का यूनियन निकाल दो, तो ये बन जाएगा इवेंट ए और बी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो। फॉर एग्जांपल कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए ए में क्या दे रखा है, 1 2 3 दे रखा है। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फिगर होना है, इसे क्या होना है, एग्जांपल लेके चलो। फॉर एग्जांपल इवेंट ए क्या है आपके फिगर में, 1 2 3, इवेंट बी क्या है 3 4 5, ठीक है। अब क्या करना है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, ए और बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कैसे निकालोगे ए और बी की प्रोबेबिलिटी, पहले यहाँ से यूनियन निकाल लो, ए यूनियन बी, इसे ही लिखेंगे ए और बी, और ए यूनियन बी एक ही बात है, ठीक है। तो कैसे आएगा ये आएगा आपका, पहले यहाँ लिख लो 1 2 3, पहले ए फिर यू फॉर यूनियन। अब बी आ जाएगा, बी कितना आएगा 3 4 5, इनमें कौन कौन आएंगे, 1 2 3 4 5 ये आ गए। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, कितनी प्रोबेबिलिटी निकालो इसकी, कितना आएगा, पी ए और बी, या फिर इसे क्या लिख सकते हो, पी ए यूनियन बी, कितना एलिमेंट है 5, 1 2 3 4 5, एस में कितना एलिमेंट है 6, कितनी हो गई 5/6, 5/6 हो गई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बट कई बार क्या करते हैं, अगर हमें ये ना पता हो तो गलती हो सकती थी, पहले ए के निकालते बी के दोनों प्लस कर देते, गलत हो जाता। ये कितना होता, 3/6 प्लस करते कितना होगा, गलत हो गया, चेक करो, इसमें 3 नंबर है, इसमें 3 नंबर है, ये कितना 1/2 प्लस करो 1 हो गया, खराब हो गया क्वेश्चन। अब तो क्या आना चाहिए, कितना 5/6, ए और में या तो ए आए या बी आ जाए, दोनों में 6 नंबर नहीं है, दोनों 5 नंबर से, बस दोनों मिला के 6 नंबर नहीं, ओनली 5 नंबर से, 3 रिपीट हो रहा है, 3 दोनों में आ रहा है। तो ध्यान रखना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका इसका, ए और बी का, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा आपका। चलिए देखो क्या, अब यहाँ क्या करना है, करना क्या है यहाँ वो समझो, हमें आगे सीखना है हमें एक इवेंट और इवेंट ए एंड बी। नंबर 6 इवेंट है आपका, इवेंट ए एंड बी, चल एंड लिख लेते हैं, इवेंट ए एंड बी। इसमें क्या होगा, यहाँ देखते हैं एंड फॉर होता है इंटरसेक्शन, यानी ऐसा एलिमेंट जो दोनों इवेंट में कॉमन हो, ठीक है। यानी ए इसमें लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ इसे लिख दो, चलो शॉर्ट में लिख दो, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ध्यान से समझना, यहाँ पर इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, चैप्टर 1 पढ़ा है आपने क्लास 11 का, कैसे निकालेंगे इंटरसेक्शन, सी ऊपर वाला एग्जाम्पल ले लो, क्या आएगा इसमें, इवेंट ए में कौन कौन है 1 2 3, इवेंट बी में कौन कौन है 3 4 5। आपको क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों का, जो दोनों कॉमन एलिमेंट हो। तो ए इंटरसेक्शन बी, 1 2 3 इंटरसेक्शन 3 4 5, ये मिलेगा आपको 3। अब प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा आपका 1/6, ठीक है। तो ए एंड बी में अगर हम क्लास 10th में हम कभी आए नहीं, कभी नहीं कहा कि आपसे कि ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो ये अब 11th में और 12th में आ जाती हैं चीज़ें, ये ध्यान रखना। कैसे निकालेंगे, इस तरह से करेंगे इसको, बाकी फॉर्मूला ही बनाएंगे इसका भी हम, तो ए एंड बी का, ये तो सिर्फ सेट से हैं। अगर आपको इवेंट दे रखा है, कुछ एलिमेंट दे रखा है तो बना सकते हो, बट अभी फॉर्मूले बनेंगे इनके, अभी ए एंड बी के, ए और बी के फॉर्मूले बनेंगे आपके अभी आगे, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले चाहो तो अभी बना सकते हो, इनके फॉर्मूले हम अभी बना सकते हैं, बट थोड़ा वेट करते हैं, आगे कुछ और इवेंट सीखते हैं, फिर फॉर्मूले बनाते हैं इनके, ठीक है।
ठीक है। फॉर्मूला बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नई चीज़ें आनी चाहिए सेट की। नई नहीं वैसे पुरानी होंगी आपके लिए तो, क्योंकि आपने सेट पढ़ लिया है, वो नहीं पढ़ा तो आपके नई चीज़ें होंगी। जैसे नई चीज़ क्या होगी आपकी, आपके पास रिलेशन था एक एन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या था, एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये रिलेशन था आपका। अभी आपने देखा था यहाँ तो सही नहीं आ रहा था, यहाँ पर 1/2 आ गया था। अब वो आपका 5/6 कैसे आएगा, अब सीखना है आपको। वो 5/6 आएगा कैसे आपका, वो आपको यहाँ से सीखना है कैसे आएगा, ध्यान से सीखना। यहाँ पर हम निकालते हैं फॉर्मूला पी ए और बी का, यानी पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला निकालते हैं। कैसे निकालेंगे फॉर्मूला पी ए यूनियन बी का, आपको पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। फॉर्मूला आपका पी का हो गया। ध्यान देना, यहाँ ए है तो यहाँ ए है, यहाँ एच हमेशा रहेगा। एच फॉर क्या होता है, सैम्पल स्पेस। हमेशा हम क्या लेते हैं, एलिमेंट किसके लेते हैं, सैम्पल स्पेस के, कभी किसी और के एलिमेंट नहीं लेते। तो क्या होगा यहाँ पर, इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो किससे, एन एस से। तो डिवाइड बाय एन एस, एन एस मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस ऑन बोथ साइड। क्या बनेगा, एन ए यूनियन बी अपॉन कितना, एन एस इक्वल टू कितना बनेगा, एन ए अपॉन एन एस प्लस एन बी अपॉन एन एस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस। क्या बनेगा, देखो यहाँ पर ये क्या बना, ध्यान से देखो, इसकी कंपेयरिंग इससे कर लो। यहाँ ए था, यहाँ ए आ गया, अब एन के अंदर ये दे रखा है, तो क्या आएगा, ये आएगा आपका पी ए यूनियन बी इक्वल टू, ये आएगा पी ए, इसकी कंपेयरिंग इससे कर लो, ए की जगह ए आ गया, ठीक है। इसकी कंपेयरिंग इससे कर लो, यहाँ ए की जगह बी आ गया, तो पी बी माइनस यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी है, तो यहाँ ए है, यहाँ ई दे रखा है, तो कितना आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपका रिलेशन आ गया पी ए एंड बी और ए और बी में। मैंने मना किया था फॉर्मूला बताने के लिए, बट अभी सीख लेते हैं, काम आएगा क्लास 12 में। 12 के जब क्वेश्चन करेंगे कंडीशन प्रोबेबिलिटी के, तब भी काम आएगा। 11th में तो है ही काम का ये, ठीक है। बट हम तो इस टाइम बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं क्लास 11th के तक के। चैप्टर 13 है क्लास 12 का हमारा, तो हम केवल क्या 11th के क्वेश्चन नहीं करेंगे, केवल कॉन्सेप्ट समझ आएंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। 11th के क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन के लिए फिर का वीडियो बनाएंगे क्लास 11th के लिए अलग से, ठीक है। आज केवल हम कॉन्सेप्ट समझेंगे क्लास 11 के सारे, 11th तक के सारे, ठीक है। इसलिए वीडियो बड़ी हो रही है थोड़ी, ओनली कॉन्सेप्ट में इतनी बड़ी वीडियो हो चुकी है अभी तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आया रिलेशन क्या है पी ए यूनियन बी में और ए इंटरसेक्शन बी में, यानी ए और बी और ए एंड बी। अब चेक कर सकते हो आप, जब आपका आंसर आया था 5/6 अब आ जाएगा। कैसे, ये था कितना 1/3 सॉरी 1/2, यही 1/2 था, माइनस ये कितना था आपका, ये 1/6 आया था, ठीक है। इसका ये कितना हो गया, 1/1 हो गया, 1 माइनस 1/6, ये 5/6 आ गया। चेक कर लो 5/6 आया था ये, अब गलत नहीं होगा, ठीक है। वहाँ गलत क्यों हो रहा था, क्योंकि हम ऐसे इवेंट प्लस कर रहे थे जैसे हम क्लास 10 में करते थे, बट अब हमें ऐसा नहीं करना है। और जो चीज़ कॉमन है उसे हटाना पड़ेगा आपको, वरना सब खराब हो जाएगा, सारे क्वेश्चन खराब होंगे अगर हमने ऐसा किया तो, ठीक है। चलिए अब आते हैं नंबर 7 इवेंट पर। ए और बी हो गया, ए एंड बी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट इवेंट। स्क्रीनशॉट ले लो या आप वीडियो पॉज कर लो, अगर आप नोट करना चाह रहे हैं तो नोट करिए। नोट हो गया होगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा आपने। रेस करें, चलिए रेस करते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 6 इवेंट। नंबर 6 इवेंट आपका होगा सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट क्या होता है, ये नाम से पता लग रहा है कि एक ऐसा इवेंट जो सिंपल हो, बट सिंपल कैसे, सिंपल कैसे होगा, अगर किसी भी इवेंट में ओनली वन आउटकम आए, किसी इवेंट के होने में खाली आउटकम एक बार आए, एक ही आउटकम आए, तो वो इवेंट आपका सिंपल इवेंट होगा। इन एनी इवेंट आउटकम ओनली वन टाइम्स, देन द इवेंट इज सेड टू बी सिंपल इवेंट। अब कैसे होगा ये, डेफिनेशन लिखते हैं, पहले समझ लो कैसे होगा ये। जैसे एक डाइस आपने थ्रो करा, तो क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, ये क्या बना, सैंपल स्पेस। अब आपने आपके पास इवेंट क्या हो सकता है, आपसे कहा जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम कौन सा होगा ये, इवन प्राइम कौन सा होगा, बताओ इवन प्राइम कौन सा होगा, 2, एक लौता नंबर है इवन प्राइम, कौन सा 2। तो ये हो गया कितना, इवेंट को कैसे लिखेंगे, इवेंट क्या हो गया आपका सिर्फ 2, एक अकेला नंबर आया।
इवेंट खाली इसमें खाली एक ही आउटकम आता है तो कौन सा इवेंट होगा? सिंपल इवेंट। ठीक है, अगर ओनली वन आउटकम आता है कौन सा इवेंट होगा? सिंपल इवेंट। दोबारा समझ लो, अगर खाली वन आउटकम आता है तो कौन सा इवेंट होगा? सिंपल इवेंट। एग्जाम्पल और ले सकते हो इसी से। एग्जाम्पल कैसे बनेंगे? मान लो इससे आपसे कहा जाए कि नंबर आ जाए आपका, नंबर क्या आ जाए? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ऐसा नंबर कौन सा है बताओ इनमें से? आप क्लास 11th और 12th में के स्टूडेंट हो, आपको ये छोटी छोटी नॉलेज होनी चाहिए। ना द प्राइम हो ना कंपोजिट हो। कौन सा नंबर है ऐसा? 1। कौन सा नंबर है ये? 1। तो ये भी अकेला नंबर हो गया। तो ये भी कैसा इवेंट है? सिंपल इवेंट। अच्छा, जब सिंपल इवेंट क्या होता है तो एक इवेंट और आएगा इसके बाद, कौन सा? कंपाउंड इवेंट। अब वो क्या होगा? अगर हमारे आउटकम मोर देन 1 आ जाए, इफ एनी इवेंट आउटकम्स कैसे हो? मोर देन 1। जैसे आपसे कहा जाए, इसी में आपसे कहा जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन आएगा? इवन नंबर आपके पास आएगा 2, 4, 6। 3 नंबर, तीन नंबर आ गए, मोर देन 1 आ गए। ठीक है, मोर देन 1 आ गए। आपसे कहा जाए मल्टीपल ऑफ 3, मोर देन 1 आ गए। आपसे कहा जाए इसमें नंबर लेस देन 3, तो 1, 2 ये नंबर आ गए। सारे ये तीनों इवेंट कैसे हैं? कंपाउंड इवेंट। अब किसी भी इवेंट में आउटकम कैसे आ जाए? मोर देन 1 आ जाए तो वो होगा कंपाउंड। अगर ओनली 1 आता है तो कौन सा होगा? सिंपल होगा। ठीक है, दोनों डेफिनेशन आपको याद रखनी है, आगे काम आएंगी जब क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि अब अगर पहचान है आपको इवेंट्स की, क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। बट आपको अगर इवेंट की पहचान नहीं है तो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी का इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट अगर हमारा बेसिक अच्छा है तो, अगर बेसिक को अच्छा करना है तो जितना भी स्टार्टिंग का वीडियो है ये पूरा देखना, फिर क्वेश्चन लगाना। क्वेश्चन आपके वीडियो बहुत लास्ट में लगेंगे, बहुत लास्ट में। क्वेश्चन तो हो जाते हैं, अगर हम कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाए क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो एक ही चीज़ ध्यान से समझो, कौन से इवेंट कैसे बता रहा हूँ मैं, या भी जितना आपने पहले बताया है सैम्पल स्पेस या और चीज़ें बताई हैं, अच्छे से समझ लो, फिर क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। क्वेश्चन में आपको पता है सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, N/S। बट कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन वो फॉर्मूला हमें अप्लाई हो जाएगा, वरना फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे हम। चलिए, तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? डेफिनेशन आपकी इसकी होगी, आई इवेंट या एन इवेंट हैज़ ओनली 1 आउटकम। अगर किसी इवेंट में ओनली 1 आउटकम हो तो इवेंट कौन सा होगा? वो इवेंट होगा सिंपल इवेंट। एग्जाम्पल के लिए ये लिख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या लिख लो इसमें? पहले इसमें एस बना लो, तो सही बनाया था एस फॉर सैम्पल स्पेस। याद रखना, इवेंट हमारा ये मान लो यहाँ पर क्या है? डाइस है, इसमें कुछ भी आ सकता है। तो इवेंट हमारा क्या होगा इसमें? यहाँ लिखते हैं इवेंट E1 क्या बनेगा? इवेंट E1 क्या बनाए? जो मैंने यहाँ लिखा है अभी, A1 प्राइम नंबर। ओनली कितने नंबर आएंगे इसमें? ओनली 1। क्या आएगा वो? 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है प्राइम भी है। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं जो मैंने लिखा है अभी। कौन सा एग्जाम्पल लिखोगे इसी से? E2 क्या लिखोगे? कौन सा एग्जाम्पल? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना तो प्राइम हो ना कंपोजिट हो, तो उसे बोलेंगे वो कौन सा नंबर है? हाँ, नंबर हो गया आपका ओनली 1। ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? सिंपल इवेंट का। अब डेफिनेशन लिखते हैं किसकी? कंपाउंड इवेंट की, और उसके एग्जाम्पल। चलिए बात करते हैं नंबर 7 कौन सा इवेंट आएगा? नंबर 7 इवेंट आपका आएगा कौन सा? कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट्स क्या होते हैं? ऐसे इवेंट, एन इवेंट हैज मोर देन 1 आउटकम। किसी इवेंट में अगर आउटकम एक से ज़्यादा हो तो उसे बोलेंगे कंपाउंड इवेंट। फॉर एग्जांपल इसी में बात कर लो, इस सेट में, इसमें क्या था? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो क्या लिखोगे इसमें? मान लेते हैं इवेंट E1 क्या होगा? इवेंट E1 क्या होगा? इवन नंबर्स। क्या है हमारे ये? 2 4 6।
ठीक है, 8 नहीं होगा। 8 क्यों नहीं होगा? डाइस पे से नंबर कहाँ तक होते हैं? 6 तक होते हैं। एस में क्या माना है मैंने? 1 2 3 4 5 6। किसकी बात हो रही है? 1 डाई की या 1 डाइस की, तो इसलिए 6 नंबर होंगे बस। अब बात करते हैं इसमें इवेंट E2 क्या लिखो? मान लो एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिखो? मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 3 लिख लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 2 में सेम ये नंबर आएंगे 2 4 6, कोई और नहीं आएगा। यहाँ लिख लो मल्टीपल ऑफ 3, कौन कौन आएगा इसमें? 3 and 6। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए कंपाउंड इवेंट के आपके, तो ये नोट डाउन कर सकते हो इन्हें आप वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास स्पेस है, आगे समझते हैं नेक्स्ट इवेंट। नेक्स्ट इवेंट कौन सा होगा आपका? नेक्स्ट इवेंट होगा नंबर 8, इवेंट ए बट नॉट बी। इवेंट ए बट नॉट बी, इवेंट ए हो रहा है और बी नहीं हो रहा। इसको कौन सा इसे समझ सकते हो आप? क्लास 11 चैप्टर 1 सेट से। सेट में कुछ कंडीशन होती थी ए माइनस बी, ऐसे एलिमेंट जो सेट ए में हो बट बी में ना हो, इसे ऐसे लिखते थे। तो यहाँ भी यही करना है, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी जो ए में हो बी में ना हो। मतलब क्या? ध्यान से देखना, ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब डैश क्या है? डैश का मतलब क्या है यहाँ पर? डैश का मतलब है आपके पास यहाँ पर सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है। बी हमारा बी सेट, बी कौन सा इवेंट होगा? ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है। इसे ऐसे लिख सकते हैं हम ए माइनस बी, इसे ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी। अच्छा, इसका फॉर्मूला कैसे बनाओगे प्रोबेबिलिटी का? तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए माइनस बी। कैसे आएगी? ध्यान से देखना कैसे आएगी। पी ए तो ऐसे लिख लो, पी ए। अब इंटरसेक्शन मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या आएगा? मल्टीप्लाई पी बी डैश, ठीक है। तो क्या आएगा? पी ए। अब पी बी डैश का मतलब क्या होता है? बताया था आपको, पी बी डैश क्या होता है? 1 माइनस पी बी। कैसे होगा ये? क्योंकि किसी प्रोडक्ट बताया था आपको स्टार्टिंग में भी, पी ई पी डैश बराबर कितना? 1। फर्स्ट डेफिनेशन इवेंट की, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा? ये पी ई प्लस पी डैश कितना होगा? 1। ठीक है, हम आपको बता रहा था मैं कि ए माइनस बी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, या ए इंटरसेक्शन बी डैश की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। मतलब है क्या ये? इवेंट ए बट नॉट बी, इवेंट ए हुआ बट बी नहीं हुआ, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी इसकी? तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, क्या मिलेगा आपको? पी ए माइनस कितना? पी ए पी बी। क्या बताया था वो? ये क्या होता है? ये होता है इंटरसेक्शन। तो पी ए इंटरसेक्शन बी डैश या फिर पी ए माइनस बी इक्वल किसकी होगा? यहाँ से ही हो गया पी ए माइनस कितना? पी ए इंटरसेक्शन बी। याद रखना फॉर्मूला, ये बहुत काम आएगा 12th में, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा 12th में ये, ठीक है। इससे क्वेश्चन भी आते हैं आपके, केस स्टडी आएंगे इससे एग्जाम में आपके, ध्यान रखिएगा इसका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर इसका अपोजिट कर दें हम, इवेंट बी बट नॉट ए, इवेंट बी बट नॉट ए, तब क्या होगा? जहाँ ए वहाँ बी रख दो, ना बी यहाँ वहाँ ए रख दो। मतलब यहाँ क्या करो? यहाँ पर डैश, यहाँ ए पर डैश लगा दो, बी पे मत लगाओ। ए डैश इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? बी माइनस ए। यहाँ आएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए। यहाँ बनेगा, यहाँ क्या बनेगा? पी बी और पी ए डैश और पी बी। फॉर्मूला पी ए डैश का लगाएंगे, फिर एक नया फॉर्मूला मिलेगा हमें किसका? पी बी माइनस ए का और पी ए डैश इंटरसेक्शन बी का। देखते हैं क्या मिलता है, बनाते हैं इसको। इसे आप नोट करो, पहले वीडियो पॉज करके नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर। चलिए आज बात करते हैं नंबर 9। कौन सा बताया मैंने आपको अभी? इवेंट बी बट नॉट ए। इवेंट बी का होना बट ए का ना होना, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कैसे निकालेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी? सेम बताया, सेम क्या होता है आपको? कैसे लिखेंगे इसको? ए डैश इंटरसेक्शन बी मीन्स कितना? बी माइनस ए, ये होगा ये, ठीक है। बाकी फॉर्मूला बना दें, प्रोडक्ट कैसे बनेगा इसका? ये बनेगा पी ए डैश इंटरसेक्शन बी यानी पी बी माइनस ए। यानी कैसे बना सकते हैं? ध्यान देखना, जैसा ये बताया था, इंटरसेक्शन मीन्स मल्टीप्लाई, इंटरसेक्शन मीन्स मल्टीप्लाई। क्या आएगा? पी ए डैश डॉट पी बी, डैश का फॉर्मूला लगा दो, 1 माइनस पी ए, ये हो गया कितना? पी बी। पी बी की मल्टीप्लाई 1 से करो, फिर पी ए से कर लो, क्या मिलेगा? ये पी बी माइनस कितना? पी ए इंटू पी बी। फॉर्मूला क्या बना आपके पास? फॉर्मूला क्या बना?
पी ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी बी माइनस ए, किसके इक्वल आएगा ये, पी बी कॉमन, यहाँ से पी बी क्या करो कॉमन ले लो अभी। अच्छा फॉर्मूला भी कॉमन मतलब वापस ये बन जाएगा, फिर पी बी तो ऐसे रहेगा ये किसका हो गया, पी इंटरसेक्शन बी। तो ये कंडीशन ये बनेगी अगर आपको पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है, इवेंट ए नहीं हुआ बी हो गया, कंडीशन ये बनेगी इसकी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट और नंबर 10। नंबर 10 कौन सा होगा, नंबर 10 होगा आपका नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए हो ना बी हो, तो कंडीशन क्या बनेगी, देखना ध्यान से यहाँ पर। इवेंट बहुत सारे इवेंट हैं अभी, ठीक है, लेकिन हम सिर्फ वो इवेंट पढ़ रहे हैं जो हमारे 12th में और 11th में यूज़ हो चुके हैं और 12th में यूज़ होने वाले हैं, सिर्फ वो इवेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसमें नंबर 10। नंबर 10 है आपका नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी। इसका मतलब क्या होता है, ना तो ए हो ना बी हो। अगर ए और बी दोनों नहीं होंगे तो क्या होगा, अब फिर इससे समझ लो, इससे वेन डायग्राम से, ये ए ये बी, मान लो ए में 1 2 3 4 5 या 6 है, ये ऐसे होगा। तो ए नाइदर नॉर बी में कौन होगा, सिर्फ 6 होगा। नाइदर नॉर बी में कौन होगा, सिर्फ ओनली 6। मतलब अगर हमारा एलिमेंट ना तो ए में है ना बी में, तो कहाँ होगा वो इनके अलावा यहाँ होगा, बाहर, इनके बाहर है, मतलब यहाँ पर कहीं भी हो सकता है। तो मैंने 6 यहाँ लिख रखा है ये। ठीक है, बट फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका वो देखो, हमें लिखना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मतलब ये होगा ना तो ए हो ना बी हो। तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लगाते हैं हम डे मॉर्गन लॉ। क्या लगाते हैं, डे मॉर्गन लॉ। तो ए यूनियन बी का होल डैश ये बन जाएगा, ए यूनियन बी का होल डैश। ठीक है, यहाँ कैसे आया है, यूजिंग डी मॉर्गन लॉ। कब पढ़े थे ये, क्लास 11th में चैप्टर नंबर 1 सेट, ये ऐसे आ गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू पी ए यूनियन बी का होल डैश। डैश मतलब कितना, 1 में से माइनस कर दो। कौन सा फॉर्मूला बताया था, पी ई प्लस पी डैश कितना होता है 1। हमें ई डैश निकालना है, जैसे यहाँ डैश लग रहा है डैश निकालना है। क्या आएगा ये, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अब ये कैसे निकालते हैं, बताया था स्टार्टिंग में ही, बहुत सारे इवेंट हो गए हैं, 10 तक हो चुके हैं, शुरू में कोई इवेंट था शायद बताया होगा, देखना वीडियो रिवर्स कर लो, देखो कौन सा इवेंट था ये, जब ये आया था। ये कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, पी ए नाइदर ए नॉर बी कैसे निकालेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे पी ए यूनियन बी को, आपका नाइदर ए नॉर बी डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हमें क्लास 12th में भी निकालनी है, 11th में थी सारी चीज़ें ये, पर 12th में हमें यूज़ करने सारे फॉर्मूले इसलिए बताने पड़ना है। और इस वजह से वीडियो इतनी बड़ी हो चुकी है इन कॉन्सेप्ट की वजह से, वरना हम सीधे कंडीशन वर्ल्ड पढ़ रहे होते, अब तक ऐसे पूरी हो गई होती हमारी। बट समझ में शायद आपके नहीं आता, क्योंकि आपने शायद बेसिक कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़े होंगे। तो ये चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कुछ इवेंट्स की। और कुछ इवेंट कौन से होंगे आपके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट और एग्जॉस्टिव इवेंट। 3 इवेंट और हैं, फिर आएंगे हम अपने टॉपिक पर। ठीक, कौन सा टॉपिक, प्रोबेबिलिटी मतलब कंडीशन प्रोबेबिलिटी पर आएंगे। चलिए इतना वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लो इससे पहले। देखिए क्लास 12 हम अभी 10 इवेंट पढ़ चुके हैं, अब आते कहते हैं 11 नंबर की। 11 नंबर क्या है हमारा, 11 नंबर 11 है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये क्या होता है आप समझ लेते हैं। अगर 2 इवेंट हो रहे हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, तो उन इवेंट को बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, अगर 2 इवेंट है ए इंटरसेक्शन बी 5 होना चाहिए, इट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये होनी चाहिए 0। अगर 2 इवेंट के में कुछ कॉमन नहीं है, दोनों की प्रोबेबिलिटी, उनके इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी कितनी 0 होगी, इन्हें बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। यहाँ लिख देते हैं, देन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से समझो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल जाएंगे जैसे हम ले रहे थे अभी डाइस के लिए। मान लेते हैं एक डाइस पे इवेंट आता है ए इक्वल टू कितना 1 2 3, इवेंट बी आता है 4 5 6। ठीक है, इनका इंटरसेक्शन अगर निकाले क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी
कितना होगा चेक करो, चेक कर लो इनका इंटरसेक्शन कितना होगा। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, दोनों का कॉमन होना, दोनों कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन कितना हो गया 5। ठीक है, मीन्स प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई इसकी 0, कुछ भी एलिमेंट नहीं है इसमें, तो इसे बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, इवेंट्स कि दो इवेंट एक साथ हो रहे हैं, ए और बी, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है पेयर में होंगे, सिंगल नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जॉस्टिव इवेंट। नंबर 12 है आपका एग्जॉस्टिव इवेंट। कौन सा इवेंट है आपका एग्जॉस्टिव इवेंट। अब ये भी पेयर में है इवेंट, ये इवेंट में कैसे है, ये इवेंट आपका पेयर में है, तो क्या होगा इनमें, जैसे यहाँ बताया इंटरसेक्शन 5 है, और यहाँ क्या होगा ए यूनियन बी एस के इक्वल होगा। एस मतलब सैंपल स्पेस। मान लेते हैं ये वेन डायग्राम है, ये ए, ये बी, ये एस, 1 2 3 4 5 6 ये आ गए। ठीक है, इनका जो यूनियन आएगा वो एस के इक्वल आएगा, बाहर कोई एलिमेंट नहीं रखा इस बार मैंने, तो इनका जो ए यूनियन बी कितना आएगा एस के इक्वल आएगा। तो करके देख लो, यानी इनका जो यानी इसकी प्रोबेबिलिटी होगी पी ए यूनियन बी, ये हमेशा 1 होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1। कैसे 1 कैसे होगा निकालते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल इवेंट ए में क्या क्या आ रहा है 1 2 3, इवेंट बी में क्या क्या आ रहा है 3 4 5 6, 3 4 5 6 ये आ रहा है। इनका यूनियन निकालो क्या आएगा, ए यूनियन बी निकालते हैं, 1 2 3 यूनियन 3 4 5 6, इनका यूनियन आएगा कितना आएगा चेक करो 1 2 3 4 5 6, यानी एस के इक्वल आ गया। अब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 6 एलिमेंट है इसमें, यहाँ पे 6 एलिमेंट है इसमें भी। ठीक है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ए यूनियन बी कितना हो जाएगा 6/6, ये आपका 1 आ गया। तो इन इवेंट को बोलेंगे क्या एग्जॉस्टिव इवेंट। अब बात करते हैं, एक इवेंट और है हमारे पास लास्ट, फिर हम करेंगे क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक कंडीशन प्रोबेबिलिटी। मैंने क्वेश्चन नहीं करे क्लास 11th के, ना 9th के, ना 8th के, ना 7th के, सिर्फ मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे इस इतनी बड़ी वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का कंडीशन प्रोबेबिलिटी, लेकिन वो आपको समझ में जब आएगी जब आप इस वीडियो को अच्छे से देखोगे, पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी आपको ये वाली। तो क्लास 12 के 3 टॉपिक है या 4 टॉपिक हमारे सिलेबस में समझ में आएंगे आपको। जैसे फर्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा कंडीशन प्रोबेबिलिटी, सेकंड मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी, थर्ड इंडिपेंडेंट इवेंट, फोर्थ बेस थ्योरम। ठीक है, इस तरह से जितने भी टॉपिक हमारे वो समझ में जब आएंगे जब आपको इस वीडियो में जितना मैंने बताया सब पूरा देख लोगे। ठीक है, चलिए तो आगे डिस्कस करते हैं इसमें लास्ट इवेंट हमारा जो हमें हेल्प करेगा क्लास 12 में। लास्ट है हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट। वैसे क्लास 12 में भी है ये, इसकी एक्सरसाइज है 30.2, फिर भी समझ लेते हैं जो सारे इवेंट एक साथ हो रहे हैं, इसे भी इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, अगर दो इवेंट ऐसे जब एक का होना दूसरे पर डिपेंड ना करे। इफ इवेंट ए डज नॉट डिपेंड ऑन बी, इवेंट ए बी पर डिपेंड ना करे, मतलब क्या, अगर इवेंट ए बी पर डिपेंड ना करे मतलब इवेंट ए हो रहा है, इवेंट ए को होना बी पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको चाहिए इवन नंबर चाहिए, इवन नंबर 2 4 6 हो गए, आपका नंबर चाहिए <6, 2 इवेंट हो गए, तो ये इसमें मतलब ऐसा हो सकता है कि बी का होना ए पर डिपेंड ना कर रहा हो या ए का होना बी पर डिपेंड ना कर रहा हो। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है इसकी पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना पी एंड बी भी होना चाहिए। अगर आपके इवेंट इंडिपेंडेंट है तो ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए आपकी। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लो कैसे, जैसे एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए आपके पास 52 कार्ड्स हैं, लेट वी हैव 52 प्लेइंग कार्ड्स। वैसे 52 ही होते हैं, फिर भी सारे ले लिए हमने क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर, है ना। तो अब हमें क्या करना है, जो इवेंट ए है वो क्या है, इवेंट ए है आपका, इवेंट ए क्या लिखे हैं, चूजिंग अ स्पैड कार्ड। एक कोई स्पैड कार्ड चूज कर लिया हमने। इवेंट बी क्या लिखे, इवेंट बी लिख देते हैं
चूसिंग एन एस, ये चूसिंग अ क्वीन, ये लिख दिए। अब इवेंट एक ही, अब चेक करो क्या ये देखो इट्स पैड अ क्वीन, इस पैड का आना क्वीन पे डिपेंड नहीं कर रहा या क्वीन का आना इस पैड पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब कैसे ये प्रूफ करेंगे? बाय मैथमेटिकली फॉर्मूला देखते हैं क्या होगा। पहले पी ए निकाल दो, इस पैड के 13 होते हैं, 13 अपॉन टोटल 52 कार्ड हो गए तो 1/4 हो गया। पी वी निकाल लो, क्यूइंग कितनी होती है? टोटल क्यूइंग कितनी 4 होती हैं, 4 अपॉन 52, इससे काट लो 4 से, 4 बन जा 4, 13 टाइम कट गया, ठीक है ये आ गया। अच्छा अब यहाँ से निकालते हैं पी इंटरसेक्शन बी निकाल लो। इन दोनों में क्वीन, एक क्वीन कॉमन है, एक क्वीन क्योंकि 4 क्वीन ये हो गई, एक क्वीन स्प्रेड में भी होगी, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा 1/52। चेक करते हैं कि हमारा सही आ रहा नहीं आ रहा है। पी इंटू पी भी निकाल लो, पी इंटू पी भी निकाल लो तो कितना आएगा 1/4 और 1/13, तो 1/52 हो गया। चेक कर लो दोनों के दोनों कैसे आना है, ये और ये दोनों सेम आना है, इसका मतलब इवेंट कैसे हो गए इंडिपेंडेंट। समझ में आ रहा है? तो ये हमारे इवेंट ऑलमोस्ट सारे फिनिश हो गए। इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड पढ़ाई करते रहिए और अच्छे नंबर लाते रहिए और नॉलेज गेन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।